स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज हमारा प्यारा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आने वाले वक्त में अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का हमारा सपना 2030 तक पूरा हो जाएगा। फ्यूचर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे दो मेजर फैक्टर्स रहने वाले हैं। नंबर 1, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई चेन्स, और नंबर 2, रेजिलियंस। लेकिन सवाल है, आखिर ये शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई चेन और रेजिलियंस होता क्या है? दोस्तों, पोस्ट कोविड एरा में आज हमारा देश आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। इस एफर्ट में बहुत सी प्री कोविड एरा चाइना बेस्ड इंडस्ट्रीज को अब इंडिया में रिलोकेट किया जा रहा है। इसे शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई चेन्स कहा जाता है। दोस्तों, कोविड पैंडेमिक एक ग्लोबल डिजास्टर के साथ साथ एक वेकअप कॉल की तरह भी था। एक ऐसा वेकअप कॉल जो हमें चीख चीख कर ये कह रहा था कि इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट सप्लाई चेन के इस ग्लोबलाइज्ड एरा में दुनिया के एक किसी कोने में लगी छोटी सी चिंगारी कितना विध्वंस और विकराल रूप ले सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोविड से भी बड़े डिजास्टर्स हमें देखने को मिले। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी क्रिटिकल प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए इंटरनेशनल वैल्यू चेन्स पर डिपेंडेंट ना रहें। ऐसा करने से हमारी इकोनॉमी रेजिलिएंट यानी शॉक प्रूफ बन सकेगी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार द्वारा किए गए एफर्ट के अर्ली रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में सेमीकंडक्टर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तेजी से पिकअप हो रही है। रिसेंटली एप्पल ने अपने आईफोन्स, एयरपॉड्स और बीट्स एयरफोन्स का प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। सिमिलरली, इंडिया अपने पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग देश के भीतर ही कर रहा है और साथ ही इस मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी मास्टरपीस को एक्सपोर्ट करने के प्रोस्पेक्ट्स भी तलाशे जा रहे हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच एक कंट्रोवर्सी रिसेंटली इंडिया में काफी पॉपुलर हुई। आरोप लगाया गया कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज जो महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाली थी, अब वो लोकेशन बदलकर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हैदराबाद की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। महाराष्ट्र के रिसेंट पॉलिटिकल उथल पुथल के बीच इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया और बात नई दिल्ली तक पहुंच गई। यहां तक कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी का नाम भी इस कंट्रोवर्सी में आ गया। आलम यह हुआ कि अब इस पूरे इशू ने महाराष्ट्र और गुजरात के बीच एक नई राइवलरी को शुरू कर दिया है। तो आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे जो इस पूरे कंट्रोवर्सी का कारण बनी। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हुए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS1 के फैक्टर्स बिहाइंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज टॉपिक के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 30th नवंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये सारा विवाद किस बारे में है और इन विवादित प्रोजेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। दरअसल हुआ यूं कि पिछले कुछ महीनों में 4 बड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिन्हें प्रोजेक्ट डेवलपर्स द्वारा महाराष्ट्र में सेटअप किया जाना था, वो अब दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये स्टेट्स हैं गुजरात, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। अब इसे आप महज संजोग कहिए या फिर साजिश, इन प्रोजेक्ट्स को जिन 3 राज्यों में शिफ्ट किया गया है उनमें से 2 स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट्स में मल्टी करोड़ इन्वेस्टमेंट होने के कारण स्टेक्स बहुत हाई हैं। इन 4 चर्चित प्रोजेक्ट्स में से पहला प्रोजेक्ट है टाटा और फ्रेंच एविएशन कंपनी एयरबस का ज्वाइंट प्रोजेक्ट। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाने हैं। ₹22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नजरिए से बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है। लंबे समय से टाटा एयरबस की टीम महाराष्ट्र की प्रीवियस गवर्नमेंट यानी महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ नेगोशिएशंस कर रही थी, जिसमें शिवसेना, NCP और कांग्रेस कोलिशन पार्टनर्स थे। डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हो गई थी और नागपुर के पास एक इंडस्ट्रियल बेल्ट को इसके लिए चुन भी लिया गया था। लेकिन अचानक न्यूज आई कि इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से बीजेपी शासित गुजरात के वडोदरा में शिफ्ट किया जा रहा है। 30th अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 22,000 करोड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन वडोदरा में ले किया।
जाहिर सी बात है कि ये प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए और स्पेशली स्टेट के लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड की तरह है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब एक मिलिट्री प्लेन इंडिया में किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन एंड मोमेंट पर इस प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से निकल जाने के कारण ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, दूसरा प्रोजेक्ट है फ्रांस बेस्ड कंपनी सैफरन का। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के लॉस के कुछ ही दिन बाद अक्टूबर 31 को न्यूज आई कि फ्रेंच कमर्शियल एयरक्राफ्ट इंजन्स मैन्युफैक्चरर सैफरन ने अपना एक अपकमिंग प्रोजेक्ट को नागपुर से हैदराबाद शिफ्ट करने का डिसीजन ले लिया है। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट है इंडियन कॉन्ग्लोमरेट वेदांता और ताइवानीज वर्ल्ड्स नंबर 1 चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने का ज्वाइंट प्रोजेक्ट। वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिड सितंबर में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसके तहत एक सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए भी महाराष्ट्र की पुरानी कोलिशन गवर्नमेंट पुणे के पास सिचुएटेड तलेगांव एरिया में इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए डिस्कशन प्रोसेस में थी, लेकिन सेंटर से एक लास्ट मिनट नच की वजह से इस प्रोजेक्ट को भी गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया। जून में ही अनिल अग्रवाल लेड वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन ने तलेगांव में रुपीस 1.63 लाख करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट के साथ इस प्लांट को सेटअप करने का ऐलान किया था। कमाल की बात यह है कि वेदांता का हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र के मुंबई में है, लेकिन यह प्रोजेक्ट भी अब गुजरात में रिलोकेट किया जाएगा। और फाइनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को पोल बाउंड हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक बल्क ड्रग पार्क का फाउंडेशन स्टोन स्थापित किया, जहां फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। ऐसा करने से इंपोर्टेड फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स, जिन्हें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई भी कहा जाता है, रिप्लेस किए जा सकेंगे और इन्हें इंडिया में ही बनाया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में रुपीस 1900 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, लेकिन इसके साथ ही नियर फ्यूचर में ये उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट रुपीस 10,000 करोड़ से ज्यादा की एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करेगा और 20,000 लोगों को रोजगार भी देगा। इसके अलावा गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी बल्क ड्रग पार्क्स बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के हाथ से लगातार 4 प्रोजेक्ट्स निकलने पर पॉलिटिकल तूफान शुरू हो गया और आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। चलिए अब जानते हैं कि इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है और इन प्रोजेक्ट के रिलोकेशन को लेकर अलग अलग पार्टीज का क्या कहना है। शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने क्लेम किया कि टाटा एयरबस के ऑफिशियल्स ने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि उन्हें एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहीं सेटअप करना पड़ेगा जहां सेंटर उन्हें बोले। ठाकरे के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन पर्पस टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट करवाया। ठाकरे ने यह दावा भी किया कि वेदांता फॉक्सकॉन और उनकी सरकार के बीच बहुत सी मीटिंग्स हुई थी और फॉक्सकॉन के ऑफिशियल्स ने पुणे के पास तलेगांव की विजिट भी की थी, जहां इनिशियली प्लांट सेटअप होने वाला था। सब कुछ स्मूथली चलने के बावजूद अचानक ये प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र के हाथ से निकल गया। लेकिन दूसरी ओर करंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी लेजिस्लेटर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि टाटा एयरबस के ऑफिशियल्स ने पिछले ही साल उन्हें बताया था कि महाराष्ट्र की पॉलिसी और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है। फडणवीस ने कहा कि 2016 से 2019 के बीच एज चीफ मिनिस्टर वो खुद टाटा एयरबस के ऑफिशियल्स के साथ नागपुर में प्लांट सेटअप करने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उनके अनुसार महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट ने जानबूझकर प्रोजेक्ट को अपोज किया, क्योंकि ये उनके होम डिस्ट्रिक्ट नागपुर में आने वाला था, इससे शायद वहां के लोग फडणवीस को ही क्रेडिट दे देते। साथ ही बीजेपी की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने लापरवाही और केयरलेस एटीट्यूड की वजह से प्लांट महाराष्ट्र से बाहर चला गया। बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती से इनकार करते हुए कहा कि लोकेशन की चॉइस इन्वेस्टर्स का इंडिपेंडेंट कमर्शियल डिसीजन है। उनके अनुसार जहां ज्यादा प्रॉफिटेबल लगा, इन्वेस्टर्स ने उस जगह को चुना। इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए ये बात भी सामने आई कि यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी ने सेंटर में होते हुए खुद कंपनी को खत लिखा, जिसमें प्रोजेक्ट को नागपुर में ही रखने की अपील की गई। तीसरी ओर महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट करने के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार के बेटर पैकेज के बावजूद कंपनी ने गुजरात जाने का फैसला लिया। इसके पीछे के खतरे को हाईलाइट करने के लिए कांग्रेस ने कुछ एग्जांपल्स का सहारा लिया। जियोफोन, जो गूगल और रिलायंस का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, गुजरात के ढोलेरा से निकलकर तिरुपति में शिफ्ट हो चुका है। इसके पहले अमेरिकन एविएशन मेजर लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने भी अपना सोलर बैटरी प्रोजेक्ट गुजरात से विड्रॉ कर लिया था। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी रुपीस 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का एक वाटर फ्रंट सिटी का प्रोजेक्ट ढोलेरा में शुरू करने के लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन कुछ पैसे डालने के बाद यह प्रोजेक्ट भी खत्म कर दिया गया। मतलब साफ है, कांग्रेस के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती कंपनीज को गुजरात में इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स कर रही है, जबकि ये लोकेशन इन प्रोजेक्ट्स के लिए फीजिबल है ही नहीं।
मीनवाइल वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने बताया कि जुलाई में महाराष्ट्र की लीडरशिप के साथ मीटिंग में सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की कॉम्पिटिटिव ऑफर्स देकर बाकी स्टेट्स को आउटबिड करने की, लेकिन प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स के बेसिस पर गुजरात को ही चुना गया। तो दोस्तों, क्या महाराष्ट्र की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन जस्टिफाइड है? क्या महाराष्ट्र इन प्रोजेक्ट्स को डिजर्व करता है, या फिर गुजरात के पास कुछ डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं? आइए इस पहलू पर एक नजर डालते हैं कि आखिर गुजरात और महाराष्ट्र में कौन सा राज्य इन प्रोजेक्ट्स को ट्रूली डिजर्व करता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पास बाकी स्टेट के मुकाबले कुछ नेचुरल एडवांटेजेस मौजूद हैं। महाराष्ट्र में ऑलरेडी सालों पुराना इंडस्ट्रियल कल्चर मुंबई और पुणे के बीच की बेल्ट में मौजूद है। ये रीजन कंसिडरेबली अर्बनाइज्ड भी है और यहाँ लैंड की भी कमी नहीं है। मुंबई की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री बहुत पुरानी है और वहीं ब्रिटिश सरकार के दर्जनों कॉटन मिल्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए सेटअप किए गए थे। रेलवेज और पोर्ट्स के डेवलपमेंट के साथ मुंबई देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब्स में गिना जाता है। यही वजह है कि आज भी देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को ही कंसीडर किया जाता है। आईआईटी बॉम्बे, पुणे के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बेल्ट और बहुत सी रिसर्च लैबोरेटरीज के साथ इस रीजन के पास एक एडवांस टैलेंट पूल का भी फायदा है, जो इन कंपनीज को बेनिफिट कर सकता है। साथ ही प्रॉस्परस और अर्बनाइज्ड होने के कारण इस रीजन में एवरेज इनकम लेवल्स हाई हैं और कमोडिटीज और सर्विसेज के लिए एक ल्यूक्रेटिव मार्केट एग्जिस्ट करता है। कोस्टल स्टेट होने के कारण इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए पोर्ट की एक्सेस भी अवेलेबल है और अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेंटर्स को रूरल एरियाज और बाकी स्टेट के साथ अच्छी कनेक्टिविटी ऑफर करता है। कांग्रेस लीडर के अनुसार वेदांता की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र को तलेगांव सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा सूटेबल पाया गया था। तलेगांव और ढोलेरा की कंपैरेटिव स्टडी भी की गई थी, जिसमें ढोलेरा के मुकाबले तलेगांव को प्रेफरेबल चॉइस बताया गया था। असल में तलेगांव के कंपैरिजन में ढोलेरा में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे लैक ऑफ वाटर सप्लाई, लैक ऑफ स्किल्ड लेबरर्स, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, वेंडर्स की सप्लाई चेन एग्जिस्ट ना करना और मार्शी लैंड की टोपोग्राफी। साथ ही ये बात साफ है कि महाराष्ट्र सरकार ने कैपिटल सब्सिडी जैसे बहुत से कंसेशंस भी ऑफर किए थे, जो गुजरात सरकार मैच नहीं करवा पाई थी। लेकिन गुजरात को चूज करने के पीछे भी कुछ कारण दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गुजरात ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुंबई को एज अ फाइनेंशियल सेंटर रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी आईएफएससी को ही ले लीजिए, जो 2020 में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शिफ्ट करके गुजरात की गिफ्ट सिटी में बनाया जा रहा है। हो सकता है कि मुंबई की ओवर क्राउडिंग और ह्यूज पॉपुलेशन डेंसिटी को देखकर ये डिसीजन लिया गया हो, जिससे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। 2011 के सेंसस के अनुसार 20,482 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के साथ मुंबई ऑलरेडी वर्ल्ड की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में से एक है। हर साल यहाँ आने वाली बाढ़, ऑमनी प्रेजेंट ट्रैफिक जैम्स और ओवरबर्डन लोकल ट्रेन्स के वीडियोस तो आप सबने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। इसलिए हो सकता है कि मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल बेल्ट से हटकर नियर बाई गुजरात में इन प्रोजेक्ट को सेटअप करने के पीछे ये कारण हो। लेकिन महाराष्ट्र के अगेंस्ट एक और रीजन काफी क्लियरली विजिबल है, वो है लैक ऑफ इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। महाविकास अघाड़ी सरकार 3 डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजीज वाली पार्टीज का एक अनकंफर्टेबल और अननेचुरल कोएलिशन था। इस वजह से पॉलिटिकल एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी सफर करती है, जो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही महाराष्ट्र में गवर्नेंस का खराब हाल क्लियरली विजिबल है। उदाहरण के तौर पर एक्स मुंबई पुलिस कमिश्नर के द्वारा तब के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर लगाए गए करप्शन के सीरियस एलिगेशंस, पात्रा चौल करप्शन केस और ऐसे बहुत से करप्शन के मामलों में रूलिंग गवर्नमेंट के मेंबर्स इन्वॉल्व पाए गए हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट का परिचय देता है। हालांकि हम इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते कि गुजरात और हिमाचल दोनों ही स्टेट के इलेक्शंस इस बार बीजेपी के लिए स्टेक्स के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात 25 साल से ज्यादा समय से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक एंटी इनकम्बेंसी वेव भी एक्सपेक्टेड है। हिमाचल प्रदेश में जहां करंटली बीजेपी की सरकार है, वहां हर बार 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है, जिसे बीजेपी तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में इलेक्शन से पहले बड़े प्रोजेक्ट्स के थ्रू पब्लिक को नौकरियों की सौगात देना पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन अगर एक बैलेंस्ड व्यू लें तो कुछ प्रोजेक्ट्स तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी शिफ्ट हुए हैं। इन स्टेट्स में कोई इलेक्शन शेड्यूल नहीं है, इसलिए प्रोजेक्ट की शिफ्ट होने के पीछे लैक ऑफ इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या कमर्शियल फैक्टर्स ज्यादा जेन्युइन रीजंस प्रतीत होते हैं। हालांकि यहाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट को चूज करना इतना आसान नहीं है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश को ही ले लीजिए, जहां बल्क ड्रग पार्क सेटअप किया जा रहा है। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये था कि हिमाचल ऑलरेडी फार्मा इंडस्ट्रीज का हब है और उसके पीछे यहाँ के क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। दोस्तों, अब इस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी के पीछे कोई भी वजह रही हो, जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन सवाल है कि इन डिसीजंस और कंट्रोवर्सी का नतीजा क्या हो सकता है। दोस्तों, इस इम्पैक्ट को समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिए। ब्रिटिश राज के बॉम्बे प्रोविंस में से जब तक महाराष्ट्र और गुजरात अलग नहीं हुए थे, तब 1960 में बॉम्बे क्लब नाम के गुजराती और पारसी इंडस्ट्रीज एलीट ग्रुप ने बॉम्बे को एक यूनियन टेरिटरी बनाकर रखने की कोशिश की थी। यहां तक उस वक्त की मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने भी बॉम्बे को अलग रखने की भरपूर कोशिश की, जबकि सेव बॉम्बे ग्रुप नाम की एक लेफ्ट पार्टी अलायंस इसका विरोध कर रही थी, जिसमें ऐसे डांगे, एसएम जोशी और सेनापति बापट जैसे बड़े नेता और फ्रीडम फाइटर शामिल थे। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के अंडर इस गुट ने बॉम्बे को महाराष्ट्र में मिलाने की डिमांड आगे रखी थी, क्योंकि प्रोविंस की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मराठी बोलने वाली थी और शहर का मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर भी मराठी वर्किंग क्लास ने ही बनाया था। मोरारजी देसाई की सरकार को गुजराती और पारसी कैपिटलिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह देखा जाने लगा था, जो कई लोगों के हिसाब से बॉम्बे को अपने लिए रखकर बाकी महाराष्ट्र को पॉवर्टी में ढकेलना चाहता था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने फाइनली मुंबई को महाराष्ट्र में रखने का फैसला लिया, लेकिन इस स्ट्रगल में 106 प्रोटेस्टर्स पुलिस बुलेट से मारे गए। गुजरात को महाराष्ट्र के हक के प्रोजेक्ट्स मिलने से अब ये सो कॉल्ड गुजराती बिजनेसमैन एंटी मराठी वर्किंग क्लास नैरेटिव एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से वंचित महाराष्ट्र की कोस्टल बेल्ट की कंटिन्यूड बैकवर्डनेस और धीरे धीरे महाराष्ट्र का टॉप इंडस्ट्रियल स्टेट में नंबर 1 से नंबर 4 पर आ जाना एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट में टॉप लीडरशिप की गुजराती ओरिजिन्स और ऑपरेशन की हमेशा से बीजेपी की अंबानी अडानी के साथ लिंकेज भी इस फीलिंग को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए अब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट भले ही शॉर्ट टर्म में गुजरात और हिमाचल इलेक्शंस में बीजेपी के लिए बेनिफिशियल साबित हो, लेकिन लॉन्ग रन में ये कंट्रोवर्सी बीजेपी के लिए ओन गोल भी साबित हो सकती है। कुछ पॉलिटिकल पंडित्स ये कयास भी लगा रहे हैं कि डिसीजंस न्यू सीएम एकनाथ शिंदे को अंडरमाइन करने के लिए और उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस की छवि बेहतर करने के लिए भी एक प्लान हो सकता है। अगर इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो आदित्य ठाकरे का अनुमान है कि महाराष्ट्र को करीब ₹2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लॉस और 1.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स का लॉस हुआ है। इस वीडियो में दिए गए एनालिसिस से भी इस फिगर को कंफर्म करना आसान है। यानी 2 लाख करोड़ का इमीडिएट नुकसान तो महाराष्ट्र को हुआ ही, लेकिन एक ब्रॉडर लेवल पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एलिगेशंस ट्रू हैं तो इन्वेस्टर्स की इस तरह से आर्म ट्विस्टिंग इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए एक रेड फ्लैग की तरह भी हो सकता है। लोकेशन को कमर्शियल के बजाय पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पर चूज करने से प्रोजेक्ट्स इनएफिशिएंट और अनप्रॉफिटेबल हो सकते हैं, जो देश की इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में खराब है। फॉर एग्जांपल, गुजरात के ढोलेरा में सेटअप किए गए बहुत से प्रोजेक्ट्स अनवायबल हो गए। आईएसएमसी डिजिटल, जो वेदांता फॉक्सकॉन की तरह ही सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप कर रही थी, ऑलरेडी ढोलेरा से विड्रॉ कर चुकी है। और अगर हम इसे बड़े स्केल पर देखें तो बात कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और राजधर्म की भी है, जो यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट्स के बीच इम्पार्शियलिटी रखने की उम्मीद करते हैं। फेडरलिज्म हमारे संविधान के बेसिक फैब्रिक और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और अगर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच फर्क करने लगे तो फेडरलिज्म कैसे बच सकेगा। लेकिन ये कंसर्न्स तभी वैलिड है अगर यूनियन गवर्नमेंट ने सभी मायने में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इन्वेस्टर्स को लोकेशन चेंज करने के लिए फोर्स किया हो, जिसका क्लियर जवाब किसी के पास नहीं है। हम और आप सिर्फ एक एनालिसिस कर सकते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं। अब पक्ष विपक्ष में से किसके आरोप प्रत्यारोप सही है, इसका जवाब तो वक्त की गोद में ही छिपा हुआ है। दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी से दूर कुछ खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार को फॉक्सकॉन से भी बड़े प्रोजेक्ट लाने का वादा किया है। अगर ये सच है तो सभी पार्टीज के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने भी इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए 30 डेज के अंदर एक व्हाइट पेपर लाने का ऐलान किया है, जिसमें इन मेगा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के महाराष्ट्र से बाहर जाने के पीछे के कारणों का एनालिसिस किया जाएगा। हो सकता है इस व्हाइट पेपर के थ्रू दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि स्टेट्स के बीच न्यूट्रलिटी और इंडस्ट्रीज की मेरिट बेस्ड लोकेशन इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और उससे भी आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। इसी राह पर चलकर देश सही मायनों में सबका साथ सबका विकास के सपने को पूरा कर पाएगा।
बहरहाल हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस पूरे कंट्रोवर्सी के बावजूद ये प्रोजेक्ट्स अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब हो, ताकि देश में विकास दुगनी रफ्तार से आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन, जहां पे हमने डिस्कस किया कुछ नेगेटिव्स के बारे में और कुछ पॉजिटिव्स के बारे में इन प्रोजेक्ट्स की शिफ्टिंग का। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है और क्या सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, what are the factors behind the location of semiconductor manufacturing industries? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।